हेलो, मैं तरुण। तो आज हम उन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे जो कि एक एस्पिरेंट को एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे दिक्कतें आती हैं और उसके मन में क्या-क्या चलता है। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो मैं फ़ील कर सकता हूँ कि हम लोगों को क्या दिक्कत आती है और हम लोग क्या उल्टा-सीधा सोचते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना लूँ और आप लोगों से बात कर लूँ कि आप लोग भी रिलैक्स्ड फ़ील करें, मोटिवेटेड फ़ील करें, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग कॉन्टेस्ट के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है एग्ज़ाम के समय मॉक टेस्ट की, ठीक है? तो क्या दिक्कत आती है वो मैं आगे बताता हूँ। दूसरा है सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन कि मॉक टेस्ट या रियल एग्ज़ाम में हम लोगों का सीक्वेंस क्या रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का कि हम लोगों का एग्ज़ाम प्रोडक्टिव जाए। तीसरा हम बात करेंगे कि जैसा कि हम लोगों को पता है कि अब हम लोग का एग्ज़ाम 1 हफ़्ते बचे हैं, तो उसमें क्या रोड मैप होना चाहिए। और चौथा है कि हम लोग का रियल एग्ज़ाम में माइंडसेट क्या रहे कि हम लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से बीते। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम, एफबी और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने हर जगह दे रखा है और मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस बनाता हूँ मैं एस्पिरेंट लोगों के लिए। तो अगर अच्छा लगता हो तो आप मुझसे जुड़े रहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आता है एग्ज़ाम के वक्त मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में अगर देखा जाए तो 90 से 95%, अगर मैं 99% भी कहूँ तब भी वो कम है। हर लोगों का, मैक्सिमम लोगों का या तो मार्क्स कम आता है, मार्क्स कम आने से परसेंटाइल कम आता है, जिससे वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं ये बता दूं कि अगर मॉक में आपका परसेंटाइल कम आ रहा है तो इससे डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका मॉक टेस्ट उतना अच्छा नहीं जाता लेकिन वो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपका एग्ज़ाम मॉक टेस्ट में 100 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आ रहा है तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी हैं। ओवर थिंकिंग किल्स हैप्पीनेस। अगर मार्क्स कम आ रहा है आप उसी को ओवर थिंक करने लगे उसी के बारे में, इससे आपकी तैयारी ख़राब हो जाएगी। और कि पावर ऑफ प्रोसेस, अगर आप अपना प्रोसेस अच्छा रख रहे हैं ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, रिज़ल्ट का सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? इसीलिए कहा गया है कि प्रोसेस का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अपना प्रोसेस अच्छा रख रहे हैं तो आप बस काम करते रहिए, रिज़ल्ट का बिल्कुल मत सोचिए, रिज़ल्ट अपने आप आएगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखिए और आप बस मॉक देते रहिए, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम तक मेहनत करते रहिए। परसेंटाइल और ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि एक्यूरेसी और अटैम्प्ट के बारे में। मैं ये बता दूं कि अटैम्प्ट्स उतना ज़रूरी नहीं रहता है जितना आपकी एक्यूरेसी रहती है। अटैम्प्ट्स अगर आप एवरेज भी करें ना और अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो तो बहुत हाई अटैम्प्ट्स करने वालों से भी आप बहुत आगे रह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका हाई अटैम्प्ट रह रहा है तो हो सकता है, चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हों और उसके वजह से नेगेटिव मार्किंग वजह से मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आपको एक्यूरेसी हाई रखनी है और अटैम्प्ट्स ऐसा नहीं है कि बहुत कम करना है, लेकिन अटैम्प्ट्स उतना करिए जितना कट ऑफ जाता हो। तो एकदम टेंशन नहीं लीजिए। एक्यूरेसी अगर आपकी बढ़िया चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बढ़िया चल रही है तो अभी 1 हफ्ता है, आप उसको सुधारिए, तुक्का कम लगाइए और जिस पे 95 से 100% तक आप श्योर हैं उसी क्वेश्चन को टिक करिए, ठीक है? और तीसरा ये होता है कि हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो कभी कभी क्वेश्चंस गलत होते रहते हैं या नहीं आते या टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम लोग एकदम इरिटेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि तुरंत एग्ज़ाम बंद करें। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए रहने का और ऐसा मत कीजिए कि टेस्ट के बीच में ही आप मॉक सबमिट करें, क्योंकि आप सबमिट कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलती क्या हो रही है। तो आप बस लगे रहिए, बस लगे रहना है। चौथा ये है कि जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब लगभग 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, तो थोड़ा इतना भी नहीं होता है कि एग्ज़ाम देने के बाद तो तुरंत एनालाइज़ करने लगें मैं अपना अगर बताऊं तो मैं रात को टेस्ट देता हूं लगभग 10 से 12:30 बजे तक। फिर उसके बाद मैं दूसरे दिन हर एक सब्जेक्ट मेरा हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम बटा हुआ है, तो मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए हर सेक्शन मॉक टेस्ट जो दिया हूँ उसका मैथ्स के समय मैथ्स का लगा लेता हूँ, इंग्लिश के समय इंग्लिश का, रीजनिंग का। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग टाइम मैंने बांट रखा है, तो उस समय उस सेक्शन का मैं एनालाइज़ कर लेता हूँ उसको प्रॉपर्ली बहुत अच्छे से। और फिर जितने क्वेश्चन बचे रहते हैं, जितना मैंने अटैम्प्ट नहीं कर रखा है उसको मैं अच्छे से पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेता हूँ। तो मेरा ये रहता है, ठीक है? तो बताने का केवल इतना ही मतलब है कि अगर आपका परसेंटाइल कम आ रहा है और मार्क्स कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका डिसाइड नहीं करेगा कि आप रियल एग्ज़ाम में कैसा कर रहे हैं
और मॉक टेस्ट को आप केवल मॉक टेस्ट की तरह लें, प्रैक्टिस की तरह लें। आपको उस लेवल का क्वेश्चन मिल रहा है, रियल एग्ज़ाम की तरफ बिल्कुल ना लें। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा है कि आपका सीक्वेंस क्या रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप मॉक टेस्ट और रियल एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करें। तो मैं एक बहुत ब्रीफ में एक सब्जेक्ट को लेके बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप अगर मॉक अपना रियल एग्ज़ाम या मॉक में बैठेंगे तो सबसे पहले आपका रीजनिंग आएगा। रीजनिंग में क्या कीजिए कि सबसे पहले आप मिसलेनियस लगाइए। अभी आप लॉजिकल मत लगाइए, पहले रीजनिंग मिसलेनियस पूरा लगा लीजिए, जो जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग आता है, मशीन इनपुट आता है और सिलॉग आता है, ये सब आता है। पहले ये सब कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप लॉजिकल पे जाइए। लॉजिकल क्योंकि इतना टफ नहीं आता है, तो आप एक बार पढ़िए। अगर 30-40 सेकंड में आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा तो आप उसी में लगे रहेंगे और टाइम वेस्ट होगा। तो ये करिए, पहले मिसलेनियस कंप्लीट कीजिए, फिर लॉजिकल। ये मैं अपना बता रहा हूँ, तो जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, इसलिए अगर आपका कोई और मेथड है तो आप उसी से चलिए, नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए पहले मिसलेनियस सॉल्व कीजिए पूरा, फिर लॉजिकल पे जाइए। अगर लॉजिकल 30-40 सेकंड में समझ में आ जा रहा है तो उसको करके हटा दीजिए, तुक्का मत लगाइएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए वहीं पे। फिर आप तुरंत पजल पे स्विच करिए, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि ये जो हम लोग मॉक कर रहे हैं उसका थोड़ा सा टफ लेवल आता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मॉक टेस्ट थोड़ा सा टफ बनाया जाता है। तो अगर आपसे अभी क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो टेंशन मत लीजिए, वहाँ पे इससे ईजी ही आएगा। और फिर आप पजल सॉल्व कीजिए, फिर इतना हो जाए। अगर आपका 30+ या 25+ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर जैसे रीजनिंग खत्म होगा आपका इंग्लिश आएगा। इंग्लिश में आप पहले तो जैसे हम सभी को पता है कि पैसे छोड़ के आप मिसलेनियस पे जाइए। मिसलेनियस जितना आ रहा है करिए, इसमें तुक्का नहीं लगाना। इंग्लिश में तुक्का बिल्कुल मत लगाइए। 3-4 नॉर्मली गलत होते ही हैं, तो अगर इतना गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुक्का कम लगाइए। मैं ये कहूँगा इंग्लिश में कि इंग्लिश में मिसलेनियस मुझे समझ में आ रहा है कि ज़्यादा टफ आता है और पैसेज आप इजीली कर जाएंगे। तो अगर 30 मिनट का एग्ज़ाम आ रहा है तो 10 से 15 मिनट आप मिसलेनियस को दीजिए और आखिरी 15 मिनट आप अगर पैसेज को देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिर इंग्लिश खत्म होगा, फिर कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर में कुछ नहीं करना है, शुरू से देते रहिए, जितना आ रहा है करिए, जितना नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। जनरल अवेयरनेस में भी सेम करना है। जनरल अवेयरनेस आएगा कंप्यूटर के बाद, तो उसमें भी सेम करना है। तुक्का मत लगाइए, जो आ रहा है करते जाइए। जनरल अवेयरनेस में एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में पहला जो स्ट्राइक किया ना वही आंसर होता है, क्योंकि फिर हम लोग ऑप्शन देखने लगते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप तुक्का लगा भी रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में जो भी आंसर आया होगा ना वही लगाइएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है जनरल अवेयरनेस सॉल्व करने का, क्योंकि मैं भी ये फील करता हूँ और मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तो चल जाता है। फिर जनरल अवेयरनेस के बाद आपका कॉन्ट्स आएगा। कॉन्ट्स में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप स्पीड मैथ कीजिए। स्पीड मैथ में भी सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक कीजिए। क्वाड्रेटिक के बाद क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आप कभी भी कर सकते हैं। फिर आप नंबर सीरीज़ पे जाइए। नंबर सीरीज़ पे भी अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ रहा है तो आप रॉन्ग नंबर को अभी छोड़े रहिए, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो सबसे पहले आपको स्पीड मैथ्स करना है, जिसमें कि क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आएगा। फिर आपको DI करना है। DI ईजी आता है तो आप DI कर सकते हैं। फिर DI के बाद आप अगर रॉन्ग नंबर आया तो DI के बाद अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ कीजिए। फिर क्या करना है, फिर सबसे लास्ट में आपको अर्थमेटिक पे जाना है अगर टाइम बचता है तो, ठीक है। तो आपको मैथ्स में ये करना है। फिर अभी तो हम लोगों का मॉक टेस्ट में डिस्क्रिप्टिव नहीं आता, लेकिन रियल एग्जाम में कॉन्ट्स का ख़त्म होते ही बिना ब्रेक, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उस बीच में ब्रेक मिलेगा, लेकिन ब्रेक नहीं मिलता है। कॉन्ट्स के तुरंत बाद डिस्क्रिप्टिव आएगा। फिर डिस्क्रिप्टिव में आप वही 2 टॉपिक आएगा 20-20 मिनट, बहुत ईजिली, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। तो ईजी वर्ड्स में आप बस ग्रामर, स्पेलिंग और कॉन्टेस्ट को ध्यान में रखते हुए बहुत ईजी वर्ड्स में जो आया है वो तुरंत लिख डालिए। तो आपका सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इन रियल एग्ज़ाम और इन मॉक टेस्ट आपका ये रहना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ ये मेरा है, अगर आपका खुद का मेथड है सॉल्व करने का तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी को फॉलो कीजिए। अगर आप कन्फ्यूज है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम रोड मैप नेक्स्ट 1 वीक में हम क्या कर सकते हैं, तो मैं वही एक सब्जेक्ट बहुत ब्रीफ से बताऊंगा, बहुत जल्दी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाना नहीं है मुझे। तो अगर हम बात करें तो अब हमारा 1 हफ़्ता बचा है, और मैं आप कहूँगा कि अब आप अगर शुरू से टाइम से चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप अपना एक टाइम बांट लीजिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। मैं अपने हिसाब से अगर मैं बात करूँगा तो
सबसे पहले मैं सुबह उठता हूँ तो मैं मैथ्स पढ़ता हूँ। मैं सुबह अब क्योंकि मुझे मालूम ही है कि 29 तक क्योंकि ECGC PO में बहुत ज़्यादा डिमांड है हर एक सब्जेक्ट की, तो इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है और मेरे दिमाग में है कि ये टाइम मैं 29 तक ही इतना दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरा 24 आवर्स कम पड़ जा रहे हैं। तो मुझे पता है कि 29 तक ही मैं इतना बिज़ी हूँ, तो मैं इतना चला सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं 6 साढ़े 6 तक सुबह उठ जाता हूँ और सुबह उठते ही मैं क्वांट्स करता हूँ। क्वांट्स में क्या करता हूँ, जो कि पुराने मॉक टेस्ट एक रात पहले जो मॉक टेस्ट दिया रहता हूँ उसका जो क्वेश्चन बचता है वो करता हूँ, और जो क्वेश्चन गलत हुआ रहता है वो सब मतलब एनालाइज़ करता हूँ। तो उठते ही मैं क्वांट्स करता हूँ, फिर मैं 10 बज जाता है तो फिर मैं जनरल अवेयरनेस उठाता हूँ। अब जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है कि आप अब सब कुछ छोड़िए, डेली आशीष गौतम सर का तो देखना ही है, उनका देखना ये ज़रूरी है क्योंकि वो पिछला पुराना रिवाइज कराते रहते हैं। और अब आप मंथली वीडियोस का सहारा लीजिए रिवीजन करने के लिए। एक दिन में अगर आप 2 मंथ कंप्लीट कर ले रहे हैं मंथली वीडियोस, क्योंकि बहुत से चैनल निकालते हैं, तो अगर आप एक दिन में कर ले रहे हैं तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस आपको ये करना है। कंप्यूटर के लिए मैंने जो PDF दिया है वो आप कर लीजिएगा। और अगर वही जो मैंने बताया था कि अगर आप कोई टॉप 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन या नॉर्मली कंप्यूटर्स MCQ क्वेश्चन अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो जो भी आता हो वो आप कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से मतलब है। फिर मैं करता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, आराम करता हूँ, फिर 4 बजे इंग्लिश उठाता हूँ। इंग्लिश में क्या करता हूँ, वही संतोष सर का देखता हूँ सेशन, और फिर एडिटोरियल देखता हूँ। फिर जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं रखते, देखिए हर एक सब्जेक्ट के समय मैं जो मॉक टेस्ट दिया रहता हूँ जिसमें क्वेश्चन बचे रहते हैं वो ज़रूर उठाता हूँ, चाहे वो मैथ्स हो गया, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो गया, चाहे कंप्यूटर हो गया, चाहे इंग्लिश, चाहे रीजनिंग। फिर मैं इंग्लिश के लिए यही करता हूँ, फिर तुरंत उठता हूँ और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बचे रहते हैं वो एनालाइज़ करता हूँ, उसको लगाता हूँ। फिर उसके जस्ट बाद मैं डिस्क्रिप्टिव का कीबोर्ड पे टाइप करता हूँ। एक दिन ऐसे, एक दिन प्रेसी राइटिंग, ऐसे करता हूँ। फिर शाम को मैं रीजनिंग करता हूँ। रीजनिंग में भी सेम जो पज़ल बचे रहते हैं उसको लगाता हूँ और जो गलत हुआ था उसको एनालाइज़ करता हूँ। फिर थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। फिर रात 9 बज जाती है, 9 बज जाता हूँ, डिनर होता है। फिर 10 बजे से 12:30 बजे तक मैं एक मॉक देता हूँ। तो आपको ऐसे रोड मैप बनाना चाहिए। रोड मैप के लिए अब जनरल अवेयरनेस आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और जैसे आप लगाते आ रहे हैं उसको लगाते रहिए। आपको इसका रोड मैप हो गया। अब रियल एग्ज़ाम माइंडसेट के बारे में बात कर लें तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कॉन्फिडेंट होके जाइए और आप ये सोच के जाइए कि आप कर लेंगे, क्योंकि मिरेकल्स हैपन एवरी डे। आपको नहीं पता है कि आप जिसको सपना सोचते होंगे ना वो घट जाएगा आपके सामने, मतलब वो आपके सामने हो जाएगा और आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे, मतलब कि आप बहुत शॉक्ड रहेंगे कि ये कैसे हो गया। इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचिए और आप ये सोचते रहिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और आप ये कर लेंगे, क्योंकि अगर आप मेहनत किए हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो मेहनत असली में किए हैं, तो उन लोगों को तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका, मैंने बताया ना, पावर ऑफ प्रोसेस, अगर आपका प्रोसेस बहुत अच्छा है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम में ये सोच के आइए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आपको ये सोचना है कि हर क्वेश्चन से आप ये सोचिए कि मैं इससे फेमिलियर हूँ। हर जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप ये सोचिए मैं ये लगा चुका हूँ और ये मैं लगा लूँगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज थिंक यू आर फेमिलियर विद एवरी क्वेश्चन। फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो ये मत सोचिए कि अब टफ आ गया मैं कैसे करूँ, ये वो सब के लिए टफ रहेगा जितने लोग बैठे रहेंगे वहाँ पे। तो बस आप अपना 100% देते रहिए और आप अपना जल्दी, मतलब ऐसा नहीं है जल्दी में एक्यूरेसी गड़बड़, लेकिन जल्दी आप हर क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। फिर तीसरा है अटेम्प्ट ईजी क्वेश्चन फर्स्ट की स्पेलिंग गलत है, पहले इजी क्वेश्चंस उठाइए और उसको कंप्लीट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अगर टफ क्वेश्चन भी आता है तो उसको भी टैकल करने के लिए आपको पावर मिलेगी। तो अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। फिर मैं यही कहना चाहूँगा, डोंट पैनिक मत होइएगा वहाँ पे, अगर चाहे जैसा क्वेश्चन आता हो। और अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगाए रहेंगे तो आपको बैठने की, क्योंकि लंबा बैठना है, 2 से 3 घंटे बैठना है, तो टफ भी आता है, तो आप बस 100% दीजिएगा। और कोई भी एक क्वेश्चन में आप ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रहेंगे करने को, एक नहीं आ रहा है तो आप उसके जगह 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। मैं भी यही सोच रहा था कि बहुत क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ तो मुझे भी डिमोटिवेशन फील हो रहा था, लेकिन मैंने इसीलिए सोचा कि ये सब पॉजिटिव फील कराऊँ और मैं खुद भी करूँ कि अच्छा जाए हम लोग का। सो गुड लक। और अगर आप लोगों को अभी भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करिए या कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं उस पर भी अच्छे से एक्सप्लोर करके वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।